गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, तो आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। एक नया अध्याय मतलब एक नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका कहने का अर्थ होता है कि सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। तो ये आप लोगों का नया अध्याय है। तो इसे समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इससे जो भी चीज़ जानेंगे सुनेंगे एक कॉपी में नोट करके रखेंगे, क्योंकि जब भी इसके प्रश्न उत्तर लिखते हैं आप कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इस नोट्स में जो आंसर मिला है उसी के आधार पर आपको जो नोट्स लिखना है उसमें उदाहरण और चित्र भी बनाना है। आप लोगों ने जो टेस्ट पिछले बार दिया है उसमें बहुत सारे लोगों ने चित्र नहीं बनाया, बोलते कि इसमें चित्र नहीं है। तो देखिए, जब मैं समझाता हूँ उस समय चित्र रहता है तो चित्र उस प्रश्न के उत्तर में भी लिखना अनिवार्य है, बनाना अनिवार्य है, वरना नंबर कटता है। आप बड़ी क्लास में आ गए तो आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जो चित्र नहीं दिया है उसे भी बनाना है। अब ये नहीं बोलेगा कि चित्र बनाइए करके, ठीक है? तो सभी को समझ में आया होगा, ठीक? तो आगे पढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कोशिका इस शरीर मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के शरीर से मिलकर बना है। मतलब सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जैसे मानव शरीर, पेड़ पौधे, हाथी, ये सभी एक छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई ही कोशिका है। एक पत्ती के छोटे से भाग को देखें तो सबसे छोटा भाग भी कोशिका है। तो कोशिका पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में पाया जाता है और सभी इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि कोशिका सबसे छोटी होती है, तो आप लोग इसे कैसे देखोगे? जैसे बहुत सारे पत्तियां इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम एकत्रित करके अब इनकी कोशिकाओं को हम देखें तो कहाँ देख पाएंगे? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ? लैब। जैसे कि हम अपने बायो लैब में चलते हैं और वहाँ पर रखे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इस कोशिकाओं का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं कि कोशिका की संरचना किस प्रकार है और ये दिखाई किस प्रकार से दे रहा है। जी हाँ, इन कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है कि हम सामान्य आंखों से इसे नहीं देख सकते। तो भाई इसका निर्माण भी किसी न किसी वैज्ञानिक ने किया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसे सन 1590 में वैज्ञानिक जैकेरियस जेन्सन ने पहली बार बनाया था और इसका उपयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के नाम पे आता है। उन्होंने क्या किया था? पेड़ के छाल को लिया और इसके छाल को माइक्रोस्कोप से देखकर अध्ययन किया कि इसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया, ठीक है? तो इस तरीके से कोशिका जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा, कमरा, ठीक? ये इसकी उत्पत्ति होती है। अब कोशिका की अगर सिद्धांत की बात करूँ तो सभी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी प्राणी जो जीवित कोशिका है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका ही विभाजित होकर नए कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जो कोशिका है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो अब दोस्तों बताओ, सभी जीवित प्राणी एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं या अलग अलग, जैसे कि पेड़ या मानव या जानवर? जी हाँ, सही सोचा। सभी जीवित एक जैसे दिखते नहीं हैं, जैसे कि कोशिकाओं से बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य कोशिका अलग होती है, पादप कोशिका अलग होती है। मतलब जंतु की कोशिकाओं में और पादप कोशिका में अंतर होता है। मनुष्य की अगर कोशिका को देखें, उनके सबसे पहले हम मांसपेशी कोशिका को देखते हैं, रुधिर कोशिका देखते हैं, अस्थि कोशिका देखते हैं और शुक्राणु कोशिका और तंत्रिका कोशिका देखते हैं। इन कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी, अस्थि, शुक्राणु और रुधिर कोशिका, ये सभी क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। अगर आकार में देखें तो कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं जिन्हें हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया 0.0 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक होता है, तो इसलिए हम इसे सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका है,
ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी कोशिका की बात करूँ तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कोशिकाएं दिखती कैसी है। मानव और पादप यानी पौधे दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। तो सबसे पहले करते हैं हम जंतु कोशिका का अंतर। पादप कोशिका का आकार अलग होता है, जंतु कोशिका की संरचना अलग होती है। तो दोनों की संरचनाओं में जो अंतर होता है उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पादप कोशिका की संरचना को देखते हैं। पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई। तो जो कोशिका भित्ति होती है कठोर होने के कारण सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका की बात करूं तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं जो प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो चारों ओर से केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है और ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों को अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि कोशिका द्रव्य, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जलिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर दानेदार राइबोसोम पाया जाता है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये क्या होगा? खुरदरी राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते तो ये चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। और यही जो राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो गोल्जी काई किसी भी कोशिका में टूटे फूटे चीज़ों को सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाता है। फिर अब पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दोनों में रसधानियाँ, पादप में रसधानियाँ बड़ी होती है जबकि जंतु में रसधानियाँ छोटी होती है। ये कोशिका की संरचना है। और अब सारांश अगर देखें कि क्या क्या अभी तक सीखे तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था। सभी जीवित प्राणियों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। जीवित कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और कोशिका में कोशिकांग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके डिटेल के बारे में जानते हैं, मतलब एक एक कोशिकांगों की संरचना के बारे में। तो हम अब ये देखेंगे कि कोशिका की संरचना में पहले हमने देखा कोशिका इस वीडियो मतलब उनके दोनों कोशिकावरण में हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा। अब आपको नाम से पता चल जाएगा कि कोशिका की सबसे बाहरी परतों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। कोशिका आवरण क्या है? कोशिका आवरण कहने का अर्थ होता है पादप में जो चारों ओर से आवरण जो घेरे रहता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं और कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति जो बाहरी परत होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सामान्यतः अक्सर पादप कोशिका को छूने पर क्या रहता है? कठोर रहती है। तो कोशिका भित्ति होने के कारण ही वो कठोर होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है और सेलुलोज की बनी होने के कारण वो कठोर होती है। सेलुलोज जो बहुत ज़्यादा क्या है? एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो दोस्तों अगर हम कोशिका की सबसे बाहरी परत को कठोर होगी तो क्या होगा? कोशिका भित्ति के अणु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन आदि अपशिष्ट आवागमन को आसानी से करने देती है। मतलब जो आवश्यक पदार्थ है उसे शरीर के अंदर ले जाने और अनावश्यक पदार्थों को उस कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करती है कोशिका। ये तो वो पादप कोशिका की बात जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती।
इसलिए कभी भी आंधी तूफान, ओले या गर्मी, बर्फ़, ये सभी चीज़ों को क्या कर लेता है, पौधे आसानी से सहन कर लेते हैं। परंतु ये सब मौसम जब परिवर्तित होता है, ठीक है, तो जंतु क्या करते हैं, जंतु अंदर रहते हैं, मतलब गुफाओं या घरों पर रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों अब हम एक और सुरक्षात्मक परत कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जानेंगे। जी हाँ, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ये दोनों में पाई जाती है। जंतु में ये प्लाज्मा झिल्ली सबसे ऊपरी परत होती है, जबकि पादप कोशिका में ये आंतरिक परत होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये कोशिका है जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ये 75 एंगस्ट्रॉम की है, इसकी मोटाई होती है। 75 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है, मोटाई होती है, जिसमें प्रोटीन की 2 परत और लिपिड के 1 परतों के मिलकर बना होता है। ये पारगम्य झिल्ली होता है, मतलब वर्णात्मक। ये झिल्ली जो क्या करती, आवश्यक पदार्थों को, ठीक है, आवश्यक पदार्थ है इन्हें अंदर आने देती है कोशिका के अंदर, और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने देती है, लेकिन बाकी पदार्थों को वो शरीर से बाहर नहीं निकलने देती। इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये इसी प्रकार से कार्य करता है। तो कोशिका झिल्ली की अगर बात करूं तो ये हमारे शरीर का क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, एक कोशिका को आकार प्रदान करता है। ठीक है, और इस झिल्ली के द्वारा ही क्या करती है, अनावश्यक या आवश्यक पदार्थें अंदर या बाहर आती जाती है। ये बनी किसकी होती है बोला मैंने, ये बनी होती है किसकी, लिपिड्स और प्रोटीन के मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कोशिका आवरण क्या होता है, लेकिन आपको पता है कि कोशिका आवरण से पदार्थों का आवागमन कैसे होता है? चलिए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से विसरण और परासरण होता है। जी हाँ, विसरण और परासरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परासरण की शब्द है। देखो, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, तरल या गैस पदार्थ गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो कोशिकाओं में गैसों का परिवहन इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। मान के चलो ये एक जंतु कोशिका है, इसके अंदर क्या आ जा रही है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम है और बाहर ऑक्सीजन अधिक है। तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन क्या करेगा, उस कोशिका झिल्ली से होकर क्या करते जाएगी, प्रवेश करते चले जाएगी। ठीक है, सांद्रता अधिक है तो क्या बोला था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ठोस या द्रव का अभिगमन। तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी कोशिका में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण या भोजन निर्माण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे क्या करता है, उसे वो बाहर निकाल देता है। तो अब यह क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कहने का अर्थ होता है कि आवश्यक चीज़ों को अंदर और अनावश्यक चीज़ों को उससे बाहर निकालने का कार्य करता है। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका के अंदर बढ़ जाती है तो उसे वो बाहर निकाल देता है। दूसरा परिवहन का तरीका होता है परासरण। परासरण कहने का अर्थ होता है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी की अति गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के जरिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन होता है। याद रखिए, इसमें केवल विलायक किरणु हो सकते हैं, विलेय किरणु गति नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं, ए और बी दोनों में हमने द्रव भरा हुआ है, ठीक है, एक में ज़्यादा है और एक में कम, दोनों में हमने चीनी डाल दिया, ठीक है, और दोनों को घोल रहे। देखिए, एक आधा गिलास भरा हुआ है, एक पूर्णतः गिलास भरा हुआ है, दोनों में 1-1 चम्मच चीनी डाला, दोनों में हमने घोल दिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक में अल्पराश्रयी दाब विलयन है, मतलब एक में सांद्रता कम है चीनी की, लेकिन एक में सांद्रता अधिक होगी चीनी की, क्योंकि उसमें अधिक सांद्रता होगी, क्योंकि उसमें विलायक का क्या है, द्रव्यमान कम है। दूसरा गिलास लेते हैं जिसमें सी, जिसमें पूर्णतः क्या भरी होती है, पूर्णतः जल भरे होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सांद्रता अलग अलग होने पर उसका प्रभाव भी अलग अलग प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक में चीनी की सांद्रता अधिक थी, एक में सांद्रता कम, और एक में दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और एक चौथा लेते हैं, चौथे में तो जल बहुत कम मात्रा में,
और उसमें चीनी को घोले तो उसमें भी सांद्रता क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। क्योंकि अगर विलायक कम है तो सांद्रता अधिक है तो क्या होगा, अतिदाब। समपराश्रयी मतलब दोनों के परासरण क्या रहते हैं, समान रहते हैं, न विलेय ज़्यादा रहता है ना ही विलायक ज़्यादा रहता है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सांद्रता है क्या। अति पराश्रयी विलयन मतलब कहने का अर्थ होता है जिसमें विलेय चीनी जो है वो अधिक मात्रा में रहता है। अति पराश्रयी विलयन में अगर हम कोशिका को डालते हैं तो कोशिका के अंदर जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को कहेंगे हम कोशिका संकुचन। लेकिन अल्प पराश्रयी दाबी विलयन में अगर डालते हैं तो कोशिका वापस क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि जो जल के अणु है वो कोशिका के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे। इस तरीके से ये परासरण की क्रिया इसमें होती है। अब अगर मैं बात करूं इस परासरण की क्रिया के आधार पर, परासरण को तो मैंने समझा दिया कि परासरण होती किस प्रकार से, कि समपराश्रयी विलयन और अति पराश्रयी विलयन, इन दोनों के आधार पर ये प्रक्रिया होती है। और इसी परासरण के आधार पर ही पेड़ पौधों में भी ये चीज़ क्रियाशील होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधों में कैसे, तो पेड़ पौधों में जल और पोषक तत्व जो जड़ों से पत्तियों या तनों तक पहुंचता है, ये भी कैसे पहुंचता है, चलो ये भी देखते हैं। तो नीचे जल की सांद्रता क्या रहती है, अधिक रहती है, और ऊपर जल की सांद्रता कम। तो परासरण की क्रिया के द्वारा जड़ों से होकर ये क्या करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन करते हुए रसारोहण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये तनों, शकों और पत्तियों तक पहुंचने का कार्य करती है। और इस प्रकार से ये पूर्णतः पहुंच जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, अल्प पराश्रयी दाब होता है। और इस दाब के आधार पर ये गतिशील होते हुए पूर्णतः ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ये पादप कोशिकाओं में होती है, और इस तरीके से जड़ से जो जल प्राप्त होता है वो पत्तियों या तनों तक पहुंचती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो वो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, जिसे सेल ऑर्गन्स भी हम कहते हैं। तो सेल के पहले अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन से कोशिकांग हो सकते हैं। जी है, जंतु और पादप दोनों में अलग अलग कोशिकांग होते हैं। तो कोशिका के अंदर तो सबसे पहले कोशिकांग होता है क्या, केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक जिसे कोशिका का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली होती है जो चारों ओर से उसे घेरे हुए रहता है। उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य होती है। और कोशिका द्रव्य के अलावा और इसमें बहुत सारे कोशिकांग भी होते हैं कोशिका के अंदर। ये जंतु और पादप दोनों में अलग अलग होते हैं। जंतु कोशिका में अलग संरचना, पादप में अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन केंद्रक जो है वो दोनों में पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका दोनों में पाए जाते हैं। गोल्जी का दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दोनों में पाए जाते हैं। रसधानियाँ भी दोनों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंतःप्रद्रव्य जलिका, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ये एक झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट की बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये हमेशा कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक के आसपास पाया जाता है। इसका अध्ययन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें कुछ छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं जो इस तरीके से बने होते हैं इसकी संरचना। और इन्हीं संरचनाओं के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें राइबोसोम कण छोटे छोटे नहीं पाए जाते उसे चिकनी, और जिसमें पाए जाते उसे खुरदरी कहते हैं। और ये चिकनी है, देखो इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं। और ये राइबोसोम जो रहता है वही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, राइबोसोम बेहद ही घने और गोलाकार बनावट के होते हैं। साथ ही साथ राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। और इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। मतलब निर्माण करने की प्रक्रिया में राइबोसोम क्या करता है, भाग लेता है। इसका निर्माण केंद्रक की केंद्रिका से होता है। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाया जाता है उसी से इसका निर्माण होता है। और ये राइबोसोम निर्माण होकर क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर आसानी से क्या हो जाता है, चिपक जाता है।
ठीक। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में भाग लेती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहते हैं। और चिकनी अंतःत्वचा जालिका वसा और लिपिड अणुओं के बनने में मदद करती है। लिपिड और वसा अंतःप्रद्रव्य जालिका में प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि कोशिका के अन्य भागों में जाने के लिए रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये इसे क्या करती है? सहायता प्रदान करती प्रोटीन, वसा, लिपिड को कोशिका में मोटिलाइट गति करने के लिए। और लिपिड प्रोटीन कोशिका झिल्ली बनाने में भी क्या करती है? मदद प्रदान करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा है कि लिपिड और प्रोटीन से ही क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। ये किस प्रकार के हार्मोन्स और के निर्माण या उसकी क्रियाशीलता में भी सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक के पास पाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं, अगला चीज़ आता है संरचना के आधार पर, जिसे कहते हैं गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी का, इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी जो क्या करता है? एक आधारी संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। किसकी? कोशिका की। कोशिका की एक आधारी संरचना में निर्माण करता है, और ये कुंडिकाएं होती हैं। यही कुंडिकाएं छोटे छोटे टूटकर एक संरचना बनाती है, जिसे गोलाकार विसल्स क्या कहते हैं? पुट्टिकाएं कहते हैं, या नलिकाएं संरचना भी इसमें होती है। और गोल्जी का अपकरण अंतःप्रद्रव्य जालिका से संश्लेषित पदार्थ प्रोटीन या लिपिड्स पुट्टिकाओं के जरिए लाता है, और फिर इन्हें उन पदार्थों का संचयन, स्टोरेज या रूपांतरण या बंद करके कोशिका के बाहर या अंदर अलग अलग जगहों पर भेजने का कार्य करता है। ये गोल्जी काय का क्या होता है? कार्य होता है। कोशिका का डाकघर भी इसे कहते हैं, क्योंकि यही सभी जगह इसे पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखिए, कभी प्रश्न आता है कि कोशिका का डाकघर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बताएंगे हम लोग? गोल्जी काय के। इसके जो वेसल्स होते हैं, जो गोलाकार के होते हैं, वही बटकर बाद में लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा होता है, और ये बहुत ही शक्तिशाली पाचककारी एंजाइम होते हैं, जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से अगर पूरे एंजाइम बाहर निकल गए तो पूरी कोशिका को क्या कर सकता है? वो तोड़ सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये गोल्जी काय से इसका निर्माण हुआ रहता है। जो वेसल छोटे गोलाकार टूटते हैं, वही लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम में पहले ही बता दिया कि लाइसोसोम कोशिका के कोशिकांगों में अंगों को टूटने, फूटने भागों और बाहरी अपशिष्ट पदार्थों जैसे बैक्टीरिया को पाचित करके से सफाई करता है। ठीक है, मतलब शरीर की सफाई करता है, हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। याद रखिए लाइसोसोम को, क्योंकि कभी टूटकर बाहर आ गए एंजाइम तो पूरी कोशिका को क्या कर देगा? वो समाप्त कर देगा, डीएनए तक को वो तोड़ देगा। ठीक, अब इसीलिए इसे आत्मघाती थैला कहते हैं। ये बात आप लोगों को अब स्पष्ट हो गई होगी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की ओर। अगला कोशिकांग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, ये हमारा ऊर्जा घर है, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। इस पर उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और इसके अंदर जो उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ये इसके अंदर जो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन का संवहन करके क्या होता है? एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, और इसका खुद का डीएनए होता है। याद रखना, ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है। ठीक, और ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसमें कैफ चक्र चलता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला आता है प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे डब्बे आकार के क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। मतलब इसमें भी एक रसधानियाँ जैसी संरचनाएं होती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग, क्रोमोप्लास्ट रंगीन और ल्यूकोप्लास्ट क्या रहता है, रंगहीन होता है। ये हमेशा जो रहते हैं क्रोमोप्लास्ट रंगीन अलग अलग, जैसे फूलों का रंग, फलों का रंग, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियाँ रंगीन हरे रंग की होती है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों या पेड़ पौधों के पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिसके कारण ही क्या रहते हैं, वो हरा रंग दिखाई देता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में पाया जाता है, वो पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो रहती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है प्लास्टिड के समान जो संरचनाएं रहती है, वही प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित कर, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा थायलॉइड या स्ट्रोमा में मिलकर क्या करती है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करने का कार्य करती है। ये कौन करता है, ये प्लास्टिड करता है, और जिसके द्वारा भोजन का निर्माण भी करता है। तो प्लास्टिड जो उत्पादक होते हैं वही भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के कारण मैंने बताया था कि ये रंगीन प्लास्टिड है, मतलब जिसके कारण जैसे किसके फलों का रंग क्या रहता है, रंगीन होता है, ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। याद रखिए, इसमें भी अपना खुद का डीएनए रहता है, वैक्यूल्स जिसमें कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जो पादप में छोटे छोटे, जंतु में छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन पादप में बड़े आकार के रहते हैं। पादप में बड़े आकार के होते हैं और जंतु में छोटे आकार के रहते हैं। ये वैक्यूल्स जो रहते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये रहते हैं कि इसमें रसधानियाँ, अमीनो अम्ल, शर्करा और कई पदार्थ के कार्बनिक और कुछ प्रोटीन इसके अंदर घुले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। और याद रखना, ये बड़े आकार की रहती है पादप में। देखिए, पादप में बड़े आकार का है, जबकि अगर मैं इसे जंतु में देखूंगा तो क्या मिलेगा, ये छोटा आकार में मिलेगा। पादप में संख्या में कम रहता है और आकार बड़ा रहता है, लेकिन जंतु में संख्या में अधिक लेकिन छोटे छोटे आकार के होते हैं। अंतःप्रद और इनका आयतन 50 से 90% का हो सकता है, क्योंकि इसी के अंदर इसे सामान्यतः रसधानियाँ भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें और अगर बात करूँ तो ये अलग अलग सतहों पर अलग अलग तरीके से कार्य भी करती है। और इसके अलावा ये खाद्य रसधानियाँ अर्थात खाद्य पदार्थों को भी संग्रहित करके रखने का कार्य करती है। तो ये इसकी क्या होती है, क्रियाशीलता होती है। खाद्य रसधानी अर्थात खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखना और विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी ये कार्य करता है। तो इस तरीके से इसके कोशिकांग होते हैं। कल ही देखता हूँ मैडम अटेंडेंस में। इसमें भी लगता है क्या? तो आज मैंने जितना आप लोगों को समझाया समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित और किसी प्रश्न के बारे में आपके मन में है तो उसे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये भाग 1 था, ठीक है। भाग 2 में मैं इस कोशिकांगों की क्रियाशीलता के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आप लोगों को कोशिकांग के बारे में बताया, आप इसे लिख कर रखिए, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आता उसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि उनके प्रश्न लिख कर मुझे सेंड कीजिए या मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया करके। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कोशिका और उसके कोशिकांगों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अगली वीडियो में हम एक एक कोशिकांग की संरचना और उसकी खोज, साथ ही साथ उसकी कार्यों की विशिष्ट संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर उसे बिजली घर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसे रसोई घर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, आत्महत्या की थैली का घर कहते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार से क्रियाशील होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
very much.